ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, इस महाविद्यालय के द्वारा एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आयोजित की गई है और इसके लिए मैं इसके सह आयोजक कुलकर्णी जी और महाविद्यालय के प्राचार्य और जो दिख नहीं रहे हैं आलोक जी इस समय लुप्त हैं, यहाँ उनका आलोक नहीं पहुँचा है, नेपथ्य में है। और अभी इस सत्र में हमारे 3 मित्रों ने बड़ी गंभीर बातें हमारे सम्मुख रखी। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ मित्र और छात्रगण। इस सत्र का जो विषय रखा गया वो है भारतीय ज्ञान परंपरा, अंतर विषयिकता और प्रासंगिकता। मैं जिन बातों का उल्लेख किया गया उनका हृदय से समर्थन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर रंजन दास ने हमारे समक्ष एक प्रकार से अपने अनुभव के आधार पर किस तरह से अंतर विषयी कार्य करना कठिन है और उसकी चुनौती का समाधान कैसे किया जाता है अपने अनुभव से, विशेष रूप से भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य है उसका उपयोग करते हुए हमारे समक्ष रखा। और कालगणना के ऊपर विशेष रूप से हमारा ध्यान भाई श्रीनिवास त्यागी जी ने बड़े गंभीर स्वर में हम लोगों की उन दूसरी रगों के ऊपर हाथ रखा जो चिंता का कारण है। निश्चय ही भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रतिष्ठा वह नहीं है जो होनी चाहिए। हम इसे कैसे जोड़ सकते हैं, यह आज की जो चुनौतियाँ हैं उसके संबंध में बहुत चिंता का विषय है। तीसरे वक्ता ने जिन प्रश्नों का यहाँ पर एक तरह से कहने प्रस्ताव किया वो हमारे लिए बड़े विचारणीय है कि हमारी जो चुनौतियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं और कैसे हम उनका साबका कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। और उन्होंने बड़े संक्षेप में संकेत भी किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा की क्या क्या संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ से उसके सूत्र मिलते हैं। मित्रों, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि एक तो भारतीय ज्ञान परंपरा जब हम कहते हैं तो हमारा परिसर या विचार का जो क्षेत्र है वह दोनों होना चाहिए, शास्त्र भी होना चाहिए और लोक भी होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि जो लोक में है वह परंपरा का, ज्ञान परंपरा का हिस्सा नहीं है। रहीम हो, दादू हो, कबीर हो, तुलसी हो, ये सब के सब उसी परंपरा के हैं और आज के कबीर भी उस परंपरा के हैं। मैं समझता हूँ ये ज्ञान परंपरा समाप्त नहीं हुई है। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब हम यह मानते हैं कि केवल अतीत का विषय है। परंपरा का मतलब है जो निरंतर चलने वाला है, पर के बाद जो आगे जाए वह परंपरा है। पहली बात तो ये हमें स्पष्ट रखना बड़ा आवश्यक है। अक्सर हम भारतीय परंपरा के नाम पर चिंतन में अटक जाते हैं कि बस यही तक है। वेद को याद कर लेते हैं, उपनिषद को याद कर लेते हैं, धर्मशास्त्र को याद कर लेंगे, मनु को याद कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि भारतीय चिंतन परंपरा का विस्तृत विचार हमारे सामने होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है।
ये हमारे आत्मगौरव के लिए जरूरी है। मर गया क्या भारत? आप अम्बेडकर को भारतीय चिंतन परंपरा का अंश नहीं मानेंगे, गांधी को उस परंपरा का अंश नहीं मानेंगे। भारतीय चिंतन परंपरा कृपा करके उसका विस्तृत बोध हमारे सामने होना चाहिए। भारतीय परंपरा के नाम पर हम पुरानी स्मृतियों को जो सचमुच में है ही नहीं, या उलट पलट करके हम थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं, शायद ये ठीक नहीं। इसका महत्व है नंबर 1। दूसरी बात, उस परंपरा में बहुत पहले कहा गया था, एको हम बहुत श्यामा। वो एक है जो नाना रूपों में आगे बढ़ रहा है। उसी बात को दूसरे ढंग से आप वो भी पढ़ते हैं ना, जो लोग उसका उदाहरण देते हैं, एकम सद विप्राह बौद्धा बदलती। तो विचारों की भिन्नता, विचारों की नाना प्रकार से गति जो है वह भारत में जितनी है संसार में कहीं नहीं। यहाँ जितने प्रकार के दर्शन हैं, जहाँ शुद्ध नास्तिक चारवाक भी है और शुद्ध वेदांति भी है, जो कि सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव करता है, और बीच में और भी बहुत सारे हैं। और वेदांति भी कोई एक थोड़ी है। अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत, जाने कितने तरह के अद्वैत हैं, एक तरह का अद्वैत नहीं है। मैं समझता हूँ ये अपने आप में गौरव की बात है, इतने प्रकार से इसी सत्य का अन्वेषण करने का साहस यहाँ है। और अंग्रेजी की पढ़ाई हो, अंग्रेज हो, जो भी हो, उसकी बात कहीं कहीं से उसके बीज आज भी जीवित हैं। उस परंपरा की कुछ शक्ति है, तमाम सारे विघ्न बाधाओं के बावजूद भी वह जो वाचिक परंपरा थी, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी छोटी भी है, स्मृति भी है। मैं उसका विस्तार नहीं करना चाहता, उसका उल्लेख डॉक्टर रंजन ने भी किया था। वेद है, वेदांग है, और उसके बाद आपके जितने शास्त्र हैं उनको लीजिए, उन सबका विवेचन करिए, उनके ऊपर आगे भी काम होता रहा है। समय नहीं है कि मैं उसका विस्तार से उल्लेख करूं। मैं चाहूंगा कि आपकी पुस्तक है इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई है, उसको देखिए। और उसमें व्याकरण में, साहित्य, उस परंपरा में भी निरंतर जो काम हुआ है उसका विश्लेषण है, यह देखने की जरूरत है। और उस परंपरा में शक्ति है, उसने अपने को विस्तार भी किया। जितने शास्त्रार्थ यहाँ हुए हैं, आज क्या हो रहा है? मैं समझता हूँ कि वाद और विवाद और संवाद जो है वह इसकी जबरदस्त परंपरा यहाँ रही है। तो भारतीय ज्ञान की परंपरा इस प्रकार की, उसकी निरंतरता जो है वह देखना बड़ा आवश्यक है। और वह परंपरा अभी भी चल रही है। मेरा ख्याल है यह पुनरावलोकन होना चाहिए, और हमको उस पूरी परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमारी विरासत क्या है, ये सभी हैं जिनका रामानुजन भी है, तमाम सारे लोग हैं, उन चिंतकों को भी ध्यान में रखना। भारत का यह विस्तृत रूप हमारे सामने होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर कोई विशेषता दिखती है तो, और जब सबसे जबरदस्त विशेषता दिखती है और जो आधुनिक विज्ञान में कहीं पर दिखाई दे रही है, वो कम से कम भाई है तो कहती है जो माइक्रोकास्म में है और जो मैक्रोकास्म में है, आपके शरीर के एक सेल में जो है उसकी रचना जिस प्रकार की है, और आपके शरीर की पूरी रचना जो है एक तालमेल है। आज यह भी स्पष्ट है कि एक जगह जो घटित होता है उसका प्रभाव दूसरी जगह भी पड़ता है, परस्पर संबद्धता है। लोग पढ़ते हैं उसका प्रभाव कहाँ पहुँचता है। तो परस्पर चीजें आपस में जुड़ी हुई, अंतर्गठित है। देयर इज इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर
निर्भरता भी है, एक दूसरे की पूरकता भी है। लड़ाई हो रही है यूक्रेन में और खर्चा हमारा बढ़ रहा है। आप इस परस्पर संबद्ध दुनिया को अस्वीकार नहीं कर सकते। 10 गाड़ी आप चीन को दीजिए और जाने कितने बिलियन का जो है आप आया, ये विपत्ति है आपकी। आप अलग नहीं रह सकते। जीवन अगर जीना है तो आपको वातावरण में ऑक्सीजन चाहिए। पैंडेमिक वैक्सीनेशन में अनुभव किया कि कैसे परस्पर निर्भरता जो है इस पूरे परिवेश के साथ हमारी चिंतन की बात करता है, परस्पर निर्भरता की बात करता है, पूरकता की बात करता है और इस बात की भी बात करता है कि जो अणु है और जो परमाणु है, जो चीजें विस्तृत है, वह कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई है। तो इस परंपरा में नाना प्रकार से इसकी बात की। कालिदास को पहला श्लोक ही उनका जो अभिज्ञान शाकुंतलम का है, वो कहता है कि भगवान के आप जो प्रत्यक्ष रूप हैं, या सृष्टि सृष्टुराज्या बहुत विधि तो आग हो, जल हो, ये सब के सब ईश्वर के रूप है। इस बात की पहचान हमने की है। ये तो कहने की बात नहीं है कि शांति का जो मंत्र है उसमें हम चर्चा करते हैं कि वनस्पति शांति, आप शांति। इसका अर्थ यही है कि ये सभी सुशोभित हो। गीता की चर्चा पहले हो चुकी है। गीता में है परस्परम भावयन्ता श्रेयम अवाप्नुहि। देवता और मनुष्य दोनों परस्पर एक दूसरे की चिंता करते हैं। तुम उसको देखते हो, वो तुमको देखता है। परस्पर जो है वो संबद्ध है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संदेश जो परंपरा का है वो ये है कि कैसे हम अनुमित हैं, कैसे परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बात को देखना बड़ा ही आवश्यक है। इसका बहुत बड़ा ये योगदान है। जहाँ तक अंतर विषयता का आधार है वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, जिसकी चर्चा संभव नहीं है। इसका उल्लेख बहुत हल्के से डॉक्टर रंजन ने किया था। क्षमा करेंगे, विषय जो रखा गया वो है भारतीय ज्ञान परंपरा की अंतर विषयता, इंटरडिसिप्लिनरिटी ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। तो वहां पर आयुर्वेद में और गीता में और मनुस्मृति में कहीं भी जाइए तो धर्म का जो विचार है वो सबका केंद्र है। सभी विषयों का विश्लेषण अगर आप करेंगे तो घूम फिर करके वो धर्म की अवधारणा कराता है। पूजा पाठ नहीं, वह धर्म जो कि जीवन को जीवित बनाए रखने का आधार है, वह उस प्रकार का प्रिंसिपल है जो लाइफ प्रिंसिपल है, वो धर्म है। तो यह धर्म जो है वह सारे चिंतन में आपको अनुसूचित दिखाई पड़ता है। वह मुझे लगता है कि एक केंद्रीय भाव है जो हर जगह घुसा होता है। चाहे आप साहित्य शास्त्र पढ़िए, वहां भी अभिनव गुप्त जो है चर्चा करते हुए रस के बाद एकदम ऊपर उठे तो चेतना में आपको प्रतिभिज्ञा दर्शन में भी आप जहां भी आप देखिए तो उत्कर्ष की ओर। और दूसरी जो विशेषता दिखाई पड़ती है वो ये है, बार बार तो भारतीय ज्ञान परंपरा हमको बताती है और जो सभी विषयों को जोड़ती है वो है अपना जो सीमित अहम भाव है उससे सब कैसे उठा। जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि आप दूसरे के जीवन को भी पहचाने कि वह भी आजीव है। तो ईगो ट्रांसेंडेंस, मोक्ष जो है वो क्या है? बड़ा भयानक शब्द है, मरना पड़ेगा तब मोक्ष होगा, ऐसा नहीं। मैं वर्धा में था तो वहाँ एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण, गांधी जी के जमाने कहीं और पहले बना था जमुनाबाद।
है मुझे मुझे तब मोक्ष का ज्ञान हो गया। वह लाइन यूं है, मोह का क्षय होना मोक्ष है। और लेखक उसके हैं संत विद्वान। जितनी मात्रा में आपका मोह कम होता है उतना मोक्ष आता होता है। मोक्ष कोई और चीज नहीं। मोक्ष का अर्थ है इतनी डिग्री में नॉन अटैचमेंट आप डेवलप करते हैं। योग वाशिष्ठ में उसी को कहा गया जीवन मुक्त, जो कि ऐसा लिबरेटेड बीइंग है, वो जी रहा है, मुक्त होगा, मस्त है, किसी कोई झंझट ही नहीं है उसको, क्योंकि कोई मोह नहीं है उसको। इस मोह से मुक्त होना, मोह से मुक्त होंगे तभी आप अहम ब्रह्मास्मि कहेंगे, तभी आप कहेंगे सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो आप देखेंगे इन सारे विचारों में ईगो ट्रांसेंडेंस, अपने सीमित अहम से पार जाना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और यह भी ध्यान रखना आवश्यक है, यह मोक्ष कोई पारलौकिक चीज नहीं है, उसको इस रूप में देखने की आवश्यकता है। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि सारे विचारों में, कम से कम गीता में तो बार बार यह आया है कि संतुलन बड़ा आवश्यक है। आयुर्वेद में कहता है संतुलन बड़ा आवश्यक है। समदोषा समाधिष्ठा, आप सूत्र पढ़े होंगे, समत्वम योग उच्यते, यह गीता भी कहता है। तो बैलेंस कैसे हम रखें, संतुलन हम कैसे रखें? संतुलन रखेंगे तो आप जी पाएंगे। चाहे वही तत्प्रज्ञ होगा जो किसी कष्ट से न दुखी होता है और न सुख से इछलाता है। मजा उसी को मिलेगा, नहीं तो उसको परेशानी ही रहेगी। हमारी कंडीशनिंग इतनी हो गई है, सारे इंसेंटिव्स जितने प्रलोभन हैं वही हमको दे रहे हैं, उन्हीं के बदौलत हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार, अपने आप को पहचानना, और यह सीमित मैं नहीं है, ये सीमित आई नहीं है। जो हुक्म अयम निजा परोवेती गणना न उजेत साम जो कहा जाता है, वह भी अपना आत्मविस्तार है। मैं भारतीय सेल्फ का जो विश्लेषण है उसको इस रूप में देखता हूँ, जो आत्म का विस्तार है, वह सीमित नहीं है। वह सेल्फ का जो रिफाइनमेंट है, वह ज्यों ज्यों उसमें आगे बढ़ता है उसका आत्मचित्र है। गांधी जी ने कहा हमारा काम बंद कर दो। गांधी जी ने कहा ईशावास निगम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत तेरे तेन भूमि था मार्ग। दुनिया ये सारा संसार को एक ही आदमी का एड्रेस तो वही रहता है जिसका नाम है ईश्वर। तो तुम कहां से मकान के रजिस्ट्री करवाए? तुम्हारा है क्या? ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ है वह सब ईशावास्य है, ईश का आवास है। तो वह जो देव है उसका प्रसाद लेकर आके बसे, लेकिन कहीं कर्म से विरत नहीं है। इसी ईशावास्य परिषद से अगले मंत्र में कहा गया है पूर्वन में वे कर्माणि, काम करते हुए 100 साल जीने की कामना करो। मैं समझता हूं कि यह एक हमारे लिए आदर्श है कि आप काम करते रहिए, निष्क्रिय भाव से करते रहिए। बड़ी चुनौती है, आसान नहीं है, प्रलोभन बहुत है, मार्ग में बाधाएं बहुत है। योग भी वही तो कहता है ना, क्या अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश है। यही सारे स्ट्रेस टेंशन के कारण है। ऑल ऑफ देम आर द फैक्टर्स जो कि आपको कष्ट में बांधते हैं। टू गेट रिड ऑफ दैट, उससे मुक्त होने के लिए आपको योग की आवश्यकता है। तो अविद्या का छोटा अर्थ तो यही है, इग्नोरेंस। आपको ज्ञान नहीं है तो अविद्या हो गया। अस्मिता का अर्थ हुआ आईनेस, जो आपका अहम भाव है। और राग द्वेष को कितना कष्ट देते हैं हम सब लोग क्षण क्षण अनुभव करते हैं।
था तो बताया अभिनिवेश, लॉन्गिंग फॉर लाइफ, जीवन को जीने की जो हमारी इच्छा है, हम कभी मरे ना। देखते रहते सभी मर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम न मरे, मरना ना पड़े, कुछ भी करो मरो। ये लॉन्गिंग जो है वो आप कुछ भी आपसे कर सकते हैं, आप उसे हत्या भी कर सकते हैं ताकि आप जीव सकें। तो अभिनिवेश की ये मुसीबत है। तो अविद्या हुआ, अभिनिवेश हुआ, राग हुआ, द्वेष हुआ, ये हमारे जीवन के मूलभूत चुनौतियां हैं जिनका समाधान चाहिए। और हम लोगों का मन तो दुष्ट है ही, चंचल है। भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि नहीं भागता है। जो मैंने पढ़ा, जो समझ में है वो ये है कि मन का स्वभाव ऐसा है कि जहाँ जाता है उसी का होता है। जिस वस्तु की ओर गया, आहा अच्छा लगा, बस तुरंत वहां। अब इस मन को जो कि चंचल है, अस्थिर है, वो मजेदार बात यह है कि मन जो है वो एक तरह का मैटर है, पदार्थ है, प्रकृति का अंग है। मन अंतःकरण है, उसको अपने यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट या ज्ञानेंद्रिय माना गया। तो ये जो मन का विचार है वह कुछ विचार करने की अपेक्षा करता है कि इसको कैसे नियंत्रित किया। तो भीतर में भगवान ने कहा भाई दो तरीका है, एक है वैराग्य और दूसरा है अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य करोगे तो इस मन को तुम नियंत्रण कर पाओगे, और कर पाओगे तो कर। एक शब्द मैंने देखा गीता में जो बार बार आया वो है युक्त। युक्त हो, युक्त हो, युक्त हो, युक्त युक्त हो, योग युक्त हो, युक्त हो। युक्त माने उपयुक्त मान लीजिए, अप्रोप्रिएट मान लीजिए, एजुकेट ठीक मान लीजिए। युक्त होना यह हमारे लिए विवेक की अपेक्षा करता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है इन मूल्यों को, चाहे आप न्याय पढ़िए, चाहे वैशेषिक पढ़िए, वेदांत पढ़िए, कहीं न कहीं आपको खतरों से आगाह करता है कि जीवन जीने के लिए आप जीवन का अर्थ समझिए। वह सीमित अर्थ नहीं हो सकता है, वह ईगो से सीमित नहीं हो सकता है। यह हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता था कि इस टॉपिक में दूसरा रखा गया है प्रासंगिकता। आज की दुनिया में इन विचारों की अवहेलना आप कर लीजिए, लेकिन उपेक्षा नहीं कर सकते। आपको विचार करना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि जीवन जीने के लिए आपको जो आवश्यक तत्व है उन तत्वों को कैसे पहचाना जाए, उनका उपयोग कैसे किया जाए। आज की विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है, बड़ा हल्ला करना है, जो है क्लाइमेट चेंज। और उस क्लाइमेट चेंज के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो कदम जितने बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, वो नहीं उठाते। भारत कहता है उसके लिए बच्चा दो कहेंगे ना, कार्बन उत्सर्जन कम करो ना। अब ये स्पष्ट है कि वह मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं, लेकिन जब तक चल रहा है, जब नहीं चलेगा तो किया जाएगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस रिमेंबर वंस अपॉन अ टाइम जो हम लोगों का गोल था वो था डेवलपमेंट, और अब कहा गया नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। केवल डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भारतीय चिंतन का परिणाम है। घूम फिर के आपको आना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यदि टिकाऊ विकास चाहते हैं तो आपको गुजर करते हुए यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी कुछ भोजन आप छोड़ दें। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव कहा जाता है, बिना पूछे वो न रहे, उसको भी आहार मिले, उसकी भी सेवा करो। तो हमारे यहाँ ज्ञान जो है, हमारे मित्र ने याद दिलाया था ना, क्या आप विद्या या वो भी है रीते ज्ञानान न मुक्ति। ज्ञान के बिना कोई समाधान नहीं। और
This kind of knowledge is not knowledge for power, जो कि पाश्चात्य परंपरा में ज्ञान का उद्देश्य है, जिसे आप बम बनाइएगा, जिसे आप मार काट करिएगा। और आज सारे बड़े देश केवल लड़ाई ही कर रहे हैं। आप देख लीजिए, मैंने बुद्धिमत्ता का चमत्कार यही है कि 2 वर्ष से लड़ाई चल रही है और सारे वैज्ञानिक दृष्टि से उत्कृष्ट देश उसमें लगे। ज्ञान का ये उद्देश्य है। कितने लोग मारे जा चुके हैं, शायद लाख की संख्या, और कितना नुकसान जीवन का, जन जीवन का, धन का, संपत्ति का, सबका हुआ है और लड़ाया जा रहा है। ज्ञान का योग, क्योंकि ऐसा है इसलिए वह ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता। जो कुछ है वह ठीक है, क्योंकि वह है इसलिए ठीक है, ये कभी तो ठीक नहीं है। ये विचार करना पड़ेगा कि ठीक है कि नहीं है। तो यूक्रेन में एक लड़ाई हो रही है, इजराइल और गाजा पट्टी का जो हिसाब किताब है वह भी हम देख रहे हैं। तो हमारा ज्ञान कहाँ ले जाए, ये विचार करना पड़ेगा। और हमको ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो जीवन के पक्ष में हो, धरती के पक्ष में हो। हमको इतना पक्षपात करना चाहिए। वह ज्ञान की परंपरा अगर आप देखें तो उसके सूत्र हमको भारतीय ज्ञान परंपरा, जो परंपरा निरंतर चलती चली आ रही है, गांधी जी और जितने विचारक है समझ नहीं है कि उनका बात करें। भोजन का अवकाश होने ही वाला है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम दूंगा और मैं यही कहूँगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा निरंतर प्रवहमान है, आविष्कार होता रहता है, बदलाव आता रहता है और उसके बहुत सारे तत्व पुराने होते हैं। तमाम सारे लोग हैं, जरूरत नहीं है। क्या वो ज्ञान परंपरा का हिस्सा नहीं है? ज्ञान परंपरा का यह भी उद्देश्य है कि वो गलत विरोध। मैं समझता हूँ भारतीय ज्ञान परंपरा है, जीवित है, बहुत सारी बाधाएं हैं। तो यह संभव नहीं है कि हम गुरुकुलों में लौट जंगलों में पहुंच सत्य का जाबाल नहीं मिलेगा। वो सारा ज्ञान है, लेकिन वो नारायण जो है आज वही लिखते हैं तो वो पुनराविष्कार है उस ज्ञान का। यह परंपरा निरंतर चल रही है। मैं आश्वस्त हूँ हमको इस बात की पुष्टि करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम इसका उपयोग कैसे करते। अपने आप को पहचानना पुराना सवाल है, आत्मानंद व्यक्ति को आज भी खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर को सुनने के बाद सारे ही सब सीमित लगते हैं। धन्यवाद सर।